जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। हम आपके बीच में पुनः ज्योग्राफी के सेक्शन को लेकर उपस्थित हैं। दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यह ज्योग्राफी का क्रम जो लगातार आपके बीच में बना हुआ है, इस क्रम को पूरी तरह से आपको पढ़ने का मौका मिल सके और पूरा ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को समझने का एक अवसर मिल सके। दोस्तों, मैं बता दूं कि हमारा जो लास्ट सेक्शन था ज्योग्राफी का, वह था गंगा नदी तंत्र का। और गंगा नदी तंत्र हिमालय से निकलने वाली भारत की सबसे लंबी नदी तंत्र था, जिसको मैंने आपके बीच में ले जाया गया था, आपके बीच में पहुंचाने का कार्य किया था। और वह उसके सारे नदियों के उलझन को सुलझाते हुए मैपिंग आधारित मैंने ये बताया कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, किन क्षेत्रों से होकर बहती है, और गंगा नदी की सहायक नदियां मुख्य रूप से कौन कौन सी हैं। ठीक उसी प्रकार से आज हम हिमालय से निकलने वाली जो तीसरी सबसे लंबी नदी तंत्र है, उसको लेकर आज आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। और ठीक उसी प्रकार से इसके पूरे तंत्र को हम आपके बीच में पढ़ाएंगे कि ब्रह्मपुत्रा नदी जो तीसरी सबसे बड़ी हिमालय से निकलने वाली नदी तंत्र है, उस तंत्र को समझने के लिए कौन कौन से नदियों का सहारा लिया जाएगा और कौन सी मुख्य नदियां हैं ब्रह्मपुत्रा को पूरे कंप्लीट बहाव क्षेत्र में सहायक नदी के रूप में शामिल होने के लिए, उन सभी नदियों को भी हम आपके बीच में लेकर पहुंचेंगे। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में बहती है, भारत की सबसे बड़ी नदी है। याद रखेंगे दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है और भारत से होकर गुजरने वाली नदियों में ब्रह्मपुत्रा सबसे लंबी नदी है। इसलिए आप इसका ध्यान रखेंगे। हालांकि भारत के भीतर बहने वाली सबसे लंबी दूरी तक बहने वाली गंगा नदी मानी जाती है, लेकिन भारत से होकर बहने वाली दोस्तों कोई अगर नदी है तो वह ब्रह्मपुत्रा सबसे लंबी नदी है, ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है। तो हम एक चार्ट बनाए हैं दोस्तों, उस चार्ट को पहले आप देखेंगे इस तरह के, और इससे समझेंगे पूरी तरह से इसके कहानी को कि क्या इसमें हो सकता है। तो दोस्तों, मैंने ये पूरी सिस्टम को आपको समझाने का प्रयास किया, जिसमें इस पर आपकी नजर होनी चाहिए। और ये नजर कंप्लीटली हम ब्रह्मपुत्रा नदी को परिभाषित करने के लिए बना रखे हैं, और इस पर आपकी नजर बेहद बारीकी से रहनी चाहिए दोस्तों। और इसलिए भी रहनी चाहिए क्योंकि इसी से हमको समझने का मौका मिलेगा कि कंप्लीट ब्रह्मपुत्रा नदी का जो है कि तंत्र कैसे विकसित हुआ है और कहां कहां से होकर ये नदियां मिलती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। तो मैं बता दूं कि ब्रह्मपुत्रा नदी दोस्तों, यहां आप देखेंगे, और ये है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के पास चेमुयांग डांग नामक एक ग्लेशियर है दोस्तों, जहां से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। ऐसे माना जाता है कि चेमुयांग डांग नामक ग्लेशियर के पास से ही 7 नदियां निकलती हैं, अर्थात नदियों के निकलने का एक स्रोत बनता है चेमुयांग डांग नामक ग्लेशियर। और आज के शोध के अनुसार, वर्तमान में थोड़ी से बदलाव हुए हैं, याद रखेंगे उस बदलाव को। एक संशोधित शोध के अनुसार यांगसी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्रा निकलती है, और यह ग्लेशियर तिब्बत में स्थित है, न कि चीन में स्थित है दोस्तों। और तिब्बत, यह अलग विषय है कि तिब्बत इस समय अधिग्रहित कर लिया गया है। तिब्बत पर आधिपत्य चीन का है, अधिग्रहित चीन के द्वारा किया गया है, लेकिन यह तिब्बत का हिस्सा है जहां से ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। अब ये आप देख सकते हैं जो बहाव, ये मैं मोटे से एक लाइन में मैं आपको ब्रह्मपुत्रा का दृश्य दिखाने का प्रयास किया हूं, बड़ा नदी के रूप में, एक मोटा नदी के रूप में मैं आपको बताने का प्रयास किया हूं कि यह ब्रह्मपुत्रा नदी कैसे होते हुए और भारत से बांग्लादेश में पहुंचती है। इसी ब्रह्मपुत्रा पर एक एक चीजों को नजर रखते हुए आप नीचे उतरेंगे तो पहले तो जान लें कि ब्रह्मपुत्रा भारत में एक महत्वपूर्ण नदी के रूप में बहती है, लेकिन इसका बहाव क्षेत्र पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों के तरफ ही है। अर्थात 7 सिस्टर जो राज्य हैं भारत के, सिर्फ उधर ही ब्रह्मपुत्रा का बहाव है। संबंधित भारत का जो हिस्सा है, अन्य जो क्षेत्र हैं, वहां ब्रह्मपुत्रा नदी नहीं बहती है। इसलिए आप इस क्षेत्र को ज्यादा ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं शुरू करूंगा कि ब्रह्मपुत्रा कि दाएं से निकलने वाली या शामिल होने वाली नदियां और बाएं से शामिल होने वाली नदियां। तो दोस्तों, इस तरह से पहले हम बाएं से इसमें प्रवेश करने वाली कुछ सहायक नदियों को देख लेते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं यहां से,
यहीं से आप समझना शुरू करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों समझते हुए मैं पहले ये दिखा दूं आपको कि एक नदी है जिस एक नाम है जो यहाँ लिखा हूं सांगपो, और मैं बता दूं कि सांगपो नाम ब्रह्मपुत्रा का ही नाम है और तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से ही जाना जाता है। सांगपो का मतलब होता है शुद्ध करने वाली, और इसे तिब्बत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्रा को, तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। फिर यही सांगपो जब आगे बढ़ती है नदी के रूप में, तो फिर पहली सहायक नदी पारलुंग सांगपो इसमें मिलती है। पारलुंग सांगपो चीन की तरफ से आने वाली नदी है जो ब्रह्मपुत्रा में शामिल होती है, अर्थात सांगपो में शामिल होती है। वही सांगपो जब आगे बढ़ती है तो फिर वह दक्षिण पूर्व की तरफ अपना रुख मोड़ती है। याद रखेंगे, उसे दक्षिण पूर्व की तरफ रुख मोड़ते हुए देख पा रहे हैं, और यहां से ये दक्षिण पूर्व की तरफ हो रही है, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम की तरफ भी जा रही है दोस्तों। यहां आगे बढ़कर पूर्व तो हुई, लेकिन आगे बढ़कर ये फिर पश्चिम की तरफ हो जाती है दोस्तों। इस तरह से दक्षिण पूर्व की तरफ जब मुड़ रही है तो वहां एक पर्वत है जो बहुत छोटे से रूप में मैंने दिखाया है, उसका नाम है नमचा बरवा। और नमचा बरवा भारत के अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में स्थित है, और उसी नमचा बरवा पर्वत के पास से वह दक्षिण में मुड़ती है तो तीखा एक मोड़ बनाती है, हेयर पिन का एक मोड़ बनाती है, जहां पे एक गहरा कैनियन का निर्माण करती है। उस कैनियन का नाम है कोरबा गार्ज। ऐसा माना जाता है कि कोरबा गार्ज दुनिया का सबसे गहरा कैनियन है, जिसकी गहराई 5,500 मीटर तक मानी जाती है। तो आप देख रहे हैं यहां पे ये नदी जैसे ही तीखा मोड़ लेकर अंदर प्रवेश कर रही है तो वह हिस्सा होता है भारत का, और भारत में जैसे ही ब्रह्मपुत्रा प्रवेश करती है तो उसका नाम दिहांग नदी हो जाता है। दोस्तों ब्रह्मपुत्रा, जिसे सांगपो के नाम से हम तिब्बत में बहते हुए देख रहे हैं, जब वह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो दिहांग के नाम से जानी जाती है, और जैसे ही प्रवेश करती है उसके बाएं हिस्से से एक नदी मिलती है, और जो मैं ब्लू कलर में जितनी भी नदियों को दिखा रहा हूं वो सब की सब उसकी सहायक नदियां हैं। याद रखेंगे, तो दिहांग नामक पहली नदी उसकी बाएं से मिल रही है, और दिहांग नामक नदी जब बाएं से अरुणाचल प्रदेश में मिल रही है तो यह नदी आगे बढ़ रही है, और दूसरी नदी इसकी लोहित मिल रही है। लोहित, यह भी बाएं से मिल रही है। याद रखेंगे, लोहित नदी दूसरी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश में बाएं से आकर ब्रह्मपुत्रा में मिलती है या दिहांग नदी में मिलती है। याद रखेंगे, लोहित वह नदी है जिस पर 9.15 किलोमीटर की लंबी ब्रिज बनाई गई है, लंबी पुल बनाई गई है, जिसका नाम भूपेंद्र हजारिका पुल दिया गया है। हालांकि पहले इसका नाम जो है कि दूसरा नाम था, लेकिन अभी इसका नाम बदलकर भूपेंद्र हजारिका किया गया है, और भूपेंद्र हजारिका को लास्ट टाइम पे भारत रत्न से पुरस्कृत भी किया गया था। असम राज्य के रहने वाले भूपेंद्र हजारिका हैं, और इसी लोहित पुल से होकर असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ने का काम किया जाता है, और यही 9.15 किलोमीटर लंबा पुल भारत में अभी फिलहाल सबसे लंबा पुल है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, असम के से लेकर अरुणाचल प्रदेश को जोड़ती है। तो इस तरह से देख सकते हैं लोहित नदी है, फिर उसके नीचे धनश्री नदी है। याद रखेंगे, और यहां देखने को मिल रहा है, यानी मैंने दिबांग नदी को बढ़ा दिया, मैं लोहित नदी को बता दिया, अब धनश्री नदी है, ये भी अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों में मिलती है ब्रह्मपुत्रा से। और एक नदी, जब ये नदी आगे बढ़ती है अर्थात ब्रह्मपुत्रा आगे बढ़ती है तो पासी घाट से, मतलब कि हम बता दें कि ये पहले भारत में बह रही है तो दिहांग के नाम से बह रही है दोस्तों, याद रखेंगे। और दिहांग नदी पासी घाट के पास से आकर ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जानी जाती है, और ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से आगे बढ़ना शुरू होती है, और असम राज्य में, पूरी असम राज्य में ब्रह्मपुत्रा के नाम से यह बहती है। उसी में धनश्री एक सहायक नदी आकर मिलती है, और जब ये कुछ दूर बहती है असम राज्य में तो ये गुम्फिल आकार लेती है। गुम्फिल आकार का मतलब दो हिस्सों में इसका जल बट जाता है, और जब दो हिस्सों में इसका जल बट जाता है तो यहां एक द्वीप की संरचना करती है। ये द्वीप जो मांजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है दोस्तों, और मांजुली द्वीप इस समय
फिलहाल के दिनों में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम राज्य में स्थित है। हालांकि असम राज्य की सरकार ने मांजुली द्वीप को अपना एक नया जिला घोषित कर दिया है और मांजुली द्वीप पर मांजुली द्वीप पर दोस्तों एक जनजाति रहती है जिसका नाम है सिंगले जनजाति। और यह जनजाति बेसिकली जो है इसी द्वीप पर मिसिंग जनजाति, दोस्तों मिस्टेक हो गया, मिसिंग जनजाति इसी मांजुली द्वीप पर मिसिंग जनजाति रहती है जिसकी खासी संख्या मानी जाती है और ये असम राज्य से संबंध रखता है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप मानी जाती है। अब ये ब्रह्मपुत्रा के नाम से आगे बढ़ रही है दोस्तों, तो बाएं से कपिली नदी एक इसमें मिल रही है, ये भी याद रखेंगे। बाएं से कपिली नदी भी इसकी सहायक नदी के रूप में शामिल हो रही है, अर्थात बाएं से 4 नदियां इस ब्रह्मपुत्रा में जाती हुई नजर आ रही है। अब बाएं से मिलने वाली भारत में कोई नदी नहीं है जो ब्रह्मपुत्रा से मिलती है, मुख्य रूप से नदियों की बात करें तो। अब हम देखते हैं कि दाहिने तरफ से ब्रह्मपुत्रा में कौन सी मिलती है, तो दाहिने से बहुत सारी नदियों को आपको देखते हुए देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी नदियां दाहिने से मिलती है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि पहली नदी है सुबानश्री है जो आपको अरुणाचल प्रदेश के पास में मिलती है। पगलादिया एक नदी है, जो पगलादिया शब्द थोड़ा सा मजाकिया शब्द है लेकिन एक नदी है और ये भूटान के क्षेत्रों से निकलती है दोस्तों और भारत में आकर ब्रह्मपुत्रा नदी में मिलती है। पगलादिया एक नदी है। एक जिया भरेली नदी है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं मांजुली से पहले एक जिया भरेली नदी है जो पगलादिया से पहले है और वह भी नदी आपके ब्रह्मपुत्रा नदी में आकर मिल रही है। फिर उसमें देखते हैं एक पुथिमारी नदी है, याद रखेंगे जिया भरेली के तुरंत बाद पुथिमारी नदी है और पुथिमारी नदी भी असम में ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी बनती है। ठीक उसके बाद दोस्तों एक मानस नदी है। मानस नदी असम में मुख्य नदी के रूप में जानी जाती है, 400 किलोमीटर लंबी नदी है दोस्तों और मानस नदी या मानस अभयारण्य ये असम से जुड़ा हुआ है और बेहद इंपॉर्टेंट यह नाम है। इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। 2 अभयारण्य के रूप में, एक काजीरंगा अभयारण्य, एक मानस अभयारण्य, ये दोनों का संबंध असम राज्य से है और असम राज्य में जो मानस अभयारण्य है उसी मानस अभयारण्य से मानस नदी भी गुजरती है, इसलिए उसका नाम मानस नदी और वह ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। आप देख सकते हैं मानस नदी का मैंने यहां इंडिकेशन लिखा है। फिर उसके बाद कहा जाए तिपकई नदी है दोस्तों, एक तिपकई नदी भी दाहिने से मिलने वाली है। अभी तक जितने हम नदियों को बता रखे हैं यह ज्यादातर दाहिने से मिलने वाली नदियां हैं दोस्तों। उसके बाद संकोश नदी है, संकोश नदी दोस्तों, यह संकोश नदी एक ऐसी नदी है जो हालांकि 442 किलोमीटर लंबी नदी है और मैं बता दूं कि भारत में अरुणाचल प्रदेश में दाहिने से मिलने वाली सभी नदियों में सबसे लंबी नदी है संकोश नदी है और वह कहां मिलती है उसको आप देख लेंगे जब ब्रह्मपुत्रा नदी आगे बढ़ रही है। और ऐसे बढ़ते हुए ब्रह्मपुत्रा नदी जब गारो नामक पहाड़ी, आप देख सकते हैं असम और मेघालय में स्थित गारो, खासी और जयंतिया नामक 3 पहाड़ियां हैं, उसी गारो नामक पहाड़ी के पश्चिमी छोर से ब्रह्मपुत्रा नदी दक्षिण की ओर मुड़ती है और दक्षिण की ओर मुड़ती है तो असम में यह धुबरी नामक स्थान पर पहुंचती है। धुबरी नामक एक गांव है दोस्तों, वहीं पर पहुंचती है धुबरी, और मैं अगर मार्कर से बताने का प्रयास करूं तो यह धुबरी है। उसी धुबरी नामक गांव के पास से होकर ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। याद रखेंगे यहीं से यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। यह भी आप याद रखेंगे कि बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। तो जहां धुबरी है दोस्तों वहीं संकोश नदी आकर मिलती है जो 442 किलोमीटर लंबी नदी है और यह ब्रह्मपुत्रा की सबसे दाहिने से मिलने वाली लंबी नदी है, सहायक नदी है। संकोश के बाद दोस्तों एक तीस्ता नदी देख रहे हैं। तीस्ता नदी भारत से होकर और
ये पहुंचती है बांग्लादेश में और बांग्लादेश में सहायक नदी बनती है ब्रह्मपुत्रा की। तो याद रखेंगे तीस्ता जो आपकी आ रही है वो सिक्किम की तरफ से आ रही है, सिक्किम से निकलते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी बनती है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं तीस्ता एक ऐसी नदी है जो भारत से निकलती है और भारत में बहते हुए जब ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी बनती है तो ये भारत में न मिलकर बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा से आकर मिल रही है और तीस्ता के नाम से जानी जा रही है। तीस्ता नदी के जल को लेकर याद ये भी रख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है, तीस्ता नदी के जल को लेकर भारत और बांग्लादेश में विवाद है। हालांकि भारत और बांग्लादेश में नदियों को लेकर 220 ऐसी नदियां हैं जिसके जल को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है, जिसमें से तीस्ता नदी प्रमुख नदी है जिसको लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद देखा जाता है। तीस्ता परियोजना भी तीस्ता नदी पर ही स्थित है। तो ये दार्जिलिंग होते हुए सिक्किम होते हुए ये भारत में प्रवेश करती है। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग कि जब ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जमुना नदी के नाम से जानी जाती है, तो फिर ये नदी आगे बढ़ती है और जब ये नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ गंगा जो भारत में बहती थी वह, मैं कल जो हमारा लास्ट वीडियो देखे होंगे ज्योग्राफी का, उसमें गंगा नदी तंत्र बनाए थे, उसमें ये बताए थे हम कि गंगा नदी जो है कि भारत के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो फरक्का बांध के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है पद्मा के नाम से जानी जाती है। वही बात याद करते हुए जब यहां देखेंगे तो यहां से ये पद्मा के नाम से आगे बढ़ रही है बांग्लादेश में, गंगा पद्मा के नाम से आगे बढ़ रही है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जब आगे बढ़ रही है तो इन दोनों नदियों की संगम बनती है, अर्थात ब्रह्मपुत्रा के नाम से जमुना और गंगा के नाम से पद्मा, ये दोनों बांग्लादेश में भैरवा बाजार के पास मिल जाते हैं और एक नदी के रूप में आगे बढ़ते हैं। और जब एक नदी के रूप में आगे बढ़ते हैं तो फिर एक संगम बनता है कुछ दूरी पर आगे बढ़ने के बाद। वह संगम किस नदी के द्वारा बनता है? मेघना नदी के द्वारा बनता है। दोस्तों याद रखेंगे बांग्लादेश में एक मेघना नदी है जिसकी सहायक नदी बराक नदी है और बराक नदी मणिपुर के क्षेत्रों से, भारत के मणिपुर के क्षेत्रों से निकलती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और मेघना की सहायक नदी बनती है। आपको पता होगा कि बराक नदी पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है जो मात्र 121 किलोमीटर ही लंबा है, वो बराक नदी पर स्थित है। और वही बराक नदी मेघना, यहाँ देख सकते हैं आप, ये ब्लू कलर आकर इस ब्लू कलर मिल गया है, अर्थात ये बराक नदी है और ये एक मेघना नदी है। यह मेघना नदी आकर फिर उसी ब्रह्मपुत्रा और पद्मा के संगम में मिलती है और यह बांग्लादेश में मिल रही है और बांग्लादेश के चांदपुर नामक स्थान पर मिल रही है। याद रखेंगे दोस्तों बांग्लादेश में यह चांदपुर नामक स्थान पर मेघना पद्मा और ब्रह्मपुत्रा की सहायक ज्वाइंट वेंचर के साथ मिल जा रही है और वहां से, अर्थात यहां से यह फिर एक नदी के रूप में मेघना के नाम से आगे बढ़ती है और मेघना के नाम से ही आगे बढ़ते हुए ये बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। लेकिन जब ये बंगाल की खाड़ी में समाती है तो उसी मुहाने पर एक विशाल तंत्र का निर्माण डेल्टा का निर्माण करती है। यह डेल्टा का विस्तार आपके सामने है और ये हमने बताया था आपको जब आपको गंगा पढ़ा रहा था कि यह डेल्टा सुंदरबन के डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और सुंदरबन का डेल्टा दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा विस्तृत नदी डेल्टा है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है, जिसमें मैग्रो नामक प्रजाति का वन पाए जाते हैं तथा सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। यह डेल्टा कई जैविक जीवों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें गेंडा, हाथी, बाघ इत्यादि भारी मात्रा में देखने को मिलता है। इसका विस्तार बांग्लादेश से लेकर भारत तक है। तो दोस्तों ये कंप्लीटली आपका ब्रह्मपुत्रा से संबंधित एक नदी तंत्र था जिसको मैंने बेहद बारीकी से आपको बताने का प्रयास किया।
पहले तो ये बताने का प्रयास किया कि इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो सामान्यतः आप अन्य वीडियो में जाकर इसको नहीं देख सकते हैं। आप चेक भी कर सकते हैं कि अन्य वीडियो में इतने विस्तृत रूप में आपको नहीं बताया गया है जितना विस्तृत रूप में हमारे यूट्यूब चैनल जीएस पॉइंट पर आप जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों यही नहीं, किसी भी ऐसे टॉपिक को जिसको हमने पढ़ाया है उसको काफी विस्तार करके पढ़ाया है, काफी डीप जाकर पढ़ाया दोस्तों, उसमें से कुछ छूट ना पाए इसका मैंने बारीकी से ख्याल रखा है, ताकि किसी प्रकार की जानकारी को आपको अगर लेनी हो तो हमारे YouTube चैनल पर पहुंचकर एक विस्तृत जानकारी मिल सके, एक सारगर्भिक जानकारी मिल सके, जिसमें सभी प्रकार की समस्याएं आपको एक वीडियो से ही दूर हो सके। तो ये पूरी ब्रह्मपुत्रा नदी की सिस्टम थी। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि ब्रह्मपुत्रा नदी कंप्लीटली पूर्वोत्तर भारत को दो भागों में बांटती है। एक दक्षिण का पूर्वोत्तर भारत हो जाता है, एक उत्तर का पूर्वोत्तर भारत हो जाता है। अब ब्रह्मपुत्रा कई किलोमीटर चौड़ी के रूप में बहती है। ब्रह्मपुत्रा को असम का शोक कहा जाता है, क्योंकि असम राज्य में बार बार बाढ़ के माध्यम से बर्बादी लाने का भी काम करती है दोस्तों। यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। और ब्रह्मपुत्रा कहाँ से भारत में एंट्री करती है, और ये आपको मैं बता दूं तो एक दर्रा है, उस दर्रा का नाम है यांग यांग दर्रा। मैं उसको छोड़ रहा था, हालांकि छोड़ने वाला विषय नहीं था दोस्तों, फिर भी दिमाग से स्लिप कर रहा था, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पे एक यांग यांग दर्रा है, उसी दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्रा भारत में प्रवेश करती है। दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्रा भारत में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्रा भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य में बहती है। असम राज्य में बहते हुए यह धुबरी नामक एक गांव है, उसी गांव के पास से होकर यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ये धुबरी नामक गांव यहाँ है और यांग यांग दर्रा यहाँ है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए मैंने आपको कंप्लीट बताने का प्रयास किया। जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया था कि ब्रह्मपुत्रा नदी 2900 किलोमीटर, लगभग 2900 किलोमीटर लंबी नदी है और भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो दोस्तों इस वीडियो में और भी आप क्या जानना चाहते हैं, अगर किसी प्रकार की किसी चीज की कमी आप महसूस करते हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उस कमी को निश्चित तौर पे दूर करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए और देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आपको समग्र वीडियो देखने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।